देखिए, दरअसल यकीनन ये सवाल बिल्कुल सच है कि क्या वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी, क्या वजह है कि कल जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो है बहुत से लोग, देखिए जहाँ तक मैं अगर बात करूँ याखुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताऊँ, याखुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 3,27,000 वोट है। 3,27,000 में शाम 5 बजे तक 27% पोलिंग खाली, यानी 80,000, 75,000 लोग अगर बाहर निकले हैं तो इसकी एक वजह सिर्फ 75,000 लोग, बाकी के 2.5 लाख लोग याखुतपुरे के बाहर निकलने से क्यों परहेज करें, यह सबसे बड़ी वजह है। और ये वजह हमको समझने की जरूरत है कि क्या वजूहात है। देखिए, आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले जो कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी और मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के दौर में भी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, मजलिस को वोट देते पुराने शहर के मुसलमान क्यों देते हैं? तुम हमारे मिल्ली मसाहिल की बुनियाद पर तुम हमारी आवाज उठाओ, इस बुनियाद पर देते। एक जानिब मस्जिद शहीद हो जाती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती से टूट गई। एक जानिब आलिर का एनकाउंटर होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आलिर के एनकाउंटर पर कुछ नहीं बोलते। एक जानिब आशुर खाना शहीद हो जाता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आशुर खाने पे कुछ नहीं बोलते। एक जानिब केसीआर का जो झूठा वादा था 12% रिजर्वेशन का, उसके ऊपर जब केसीआर ने खुले आम पर जलसे में, शादनगर के जलसे में खुले आम पर जब केसीआर ने मुसलमानों से वादा किया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे, उसके बाद जब एक कोई नौजवान जलसे में ठहर के पूछा कि जो है बताइए आप क्यों 12% अब तक रिजर्वेशन हमारे को मुकम्मल नहीं करे, तो केसीआर की जबान देखिए, उनका तखब्बुर देखिए, बैठो बैठो तुम्हारे बाप को बोलते, बैठो बैठो। अवाम बोली ठीक है बेटा, हम भी तुम्हारे बाप को लाते। इस वास्ते अवाम का रुझान बिल्कुल तब्दील था। इससे हटकर भी अगर देखें, अब जब 12% मुस्लिम रिजर्वेशन, माइनॉरिटी रिजर्वेशन का मसला आया, जब केसीआर ने झूठा वादा किया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मरतबा भी पिछले 9 साल के दौरान एक मरतबा भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह सवाल केसीआर से नहीं किया कि बताओ आपने मुसलमानों को जबान दी थी, आपने मुसलमानों को यकीन दिलाया था, आपने मुसलमानों को वादा किया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे, आप क्यों नहीं दिए? मजलिस का दरअसल ख़याम अमल में जो आया है, हम मुसलमान बशमूल मैं, मेरे वालिद, मेरे दादा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो ख़याम हम अमल में लाए, यानी फाउंडेशन ऑफ MIM जो हमने रखा था, किस बुनियाद पर रखा था कि आप हमारे मिल्ली मसाहिल, आज MIM मिल्ली मसाहिल से बहुत दूर हो गई है। तो यही बात है कि पुराने शहर के मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ जाती है, खाली जज्बाती तकरीरों से नहीं। और इससे हटकर दूसरा मसला भी ये है कि पुराने शहर का मुसलमान सियासी तौर पर जागरूक हो चुका है। अब ये वो दौर गया, ये बिल्कुल वो दौर गया, जीप में ठहर के हाथ बताए तो वोट पड़ गए, ये दौर बिल्कुल चला गया। अब सोशल मीडिया का दौर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार जाके इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ किस किस्म से तकरीरें करते हैं ये हैदराबाद का मुसलमान देखा है। उत्तर प्रदेश में जाके कौन सी सीटों पर उत्तर प्रदेश में MIM जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने 100 कैंडिडेट को उतारे, ये बिहार का जब उत्तर प्रदेश में देख रहे तो ये हैदराबाद का मुसलमान यहाँ बैठकर सोशल मीडिया के जरिए देख रहा है। गुजरात जाके ऐसी इलेक्शन, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे आपने इलेक्शन लड़ा कि वहां पर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, भूज बल के एक कॉन्स्टिट्यूंसी गुजरात में, बापू नगर बल के एक कॉन्स्टिट्यूंसी गुजरात में, जहां पर 3 लाख वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें सिर्फ 19,000 मुसलमान हैं, वहां पर जाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर अपने एक मुस्लिम कैंडिडेट को डाल के आते हैं। तो क्या ये हैदराबाद का मुसलमान नहीं देख रहा है? यकीनन हैदराबाद का मुसलमान देख रहा है। बापू नगर में 30,000, 4 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट को डाल के आते हैं। ये हैदराबाद का मुसलमान पिछले 5 साल से देख रहा था। गोशा महल से अपना कैंडिडेट नहीं डाले, ये हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। मुसलमान को मालूम था हैदराबाद के कि भाई इन्हों गुजरात जाके 100 सीटें लड़ाते, 50-24 सीटें लड़ाते, उत्तर प्रदेश जाके जो है 100 सीटें लड़ाते, बिहार जाके 50 से ज़ायद सीटें लड़ाते, और हैदराबाद में गोशा महल नहीं लड़ाते। ये हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। तो जब देखते हैदराबाद का मुसलमान समझ गया कि नहीं, हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, इस बुनियाद पर इस मर्तबा पुराने शहर के तमाम वोटर्स ने
सोशली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बाइकआउट किया। एक्चुअली जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो बाइकआउट किया, ये देखिए आप 27% पोलिंग याकूत पुरे की 5 बजे तक। फिर दूसरे दिन रात में देर रात तक जो है हमको इत्तला मिली कि 39% तक हुई, लेकिन 5 बजे तक। अरे हैरत की बात तो ये है कि शाम में 3 बजे तक 10% पोलिंग थी याकूत पुरे की। आप पूरा तेलंगाना के 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज देखिए आप, द लोएस्ट पोलिंग याकूतपुरे में रही। और जो एमआईएम के पिछले 50 साल से जो कॉन्स्टिट्यूंसी एमआईएम के अंडर कंट्रोल है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ अगर आप 3 बजे तक 10% देखेंगे तो इससे आपको पुराने शहर का डेवलपमेंट समझ में आता है। डेवलपमेंट की बात करें तो कल ही की बात है कि इलेक्शन से एक दिन पहले हमारे याकूतपुरे हल्के के अंदर 2-2 महीने से 1-1 महीने से गार्बेज लिफ्टिंग नहीं हुई है। मट्टी जो है रोडों पे से सैनिटेशन मट्टी उठाने वाला काम पिछले 1-1 महीने से याकूतपुरे के अंदर नहीं हुआ। लेकिन तकरीरों में हमको ऐसा लगता है कि याकूतपुरा इस्तांबुल बन गया, तकरीरों में हमको ऐसा लगता है कि हैदराबाद सिंगापुर बन गया। अब तकरीरों के दौर अगर आप देखेंगे और फिजिकली अगर आप देखेंगे, क्योंकि वोटर तकरीर से मुतासिर नहीं होता, वोटर हमारे मसाहिल से मुतासिर होता। तकरीरें करना ये सिर्फ एक आर्ट है, एक कला है, एक आर्टिस्ट तकरीर करता है, लेकिन फिजिकली जीरो रहा। तो इस वजह से पुराना शहर का मुसलमान एमआईएम को सोशली बैकवर्ड किया। मस्जिदों की शहादत पर एमआईएम की खामोशी, आलेर के एनकाउंटर पे एमआईएम की खामोशी, ये बैठ के खामोश पिछले 5 साल से देख रहा था। गुजरात जाके इतने सीटें लड़ावा, बिल्कुल खामोश बैठ के मुसलमान देख रहा था हैदराबाद का। इस वजह से हैदराबाद का मुसलमान, क्योंकि अब सियासी तौर पे पुराने शहर का मुसलमान मुखालिफत शिद्दत की कर नहीं सकता, क्योंकि फिर इनके गुंडे, इनकी पुलिस। हाँ, पुलिस से भी मुझे याद आया कि मैं यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पुलिस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि पुराने शहर के अंदर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की जो पुलिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोशिश की, ये उसका नतीजा है कि जो है आज एक अच्छा फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है हैदराबाद के अंदर हुआ है, तेलंगाना के अंदर हुआ है। अब पोलिंग परसेंटेज क्यों आवाम घर से नहीं निकली, ये मैं एक ही अल्फाज में अगर कहूँ तो इसको मैं बिल्कुल ये कह दूँ कि एंटी इनकम्बेंसी ऑफ एमआईएम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी से हटना, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पॉलिसी से हट गई। जैसा मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अपनी 50 साल सियासी जिंदगी में उन्होंने कभी हैदराबाद से बाहर जाके चुनाव नहीं लड़ा, कभी बिहार नहीं गए, कभी महाराष्ट्र नहीं गए, कभी कर्नाटक नहीं गए, कभी गुजरात नहीं गए, कभी राजस्थान नहीं गए। राजस्थान से भी एक बात कह दूं, हाल ही में 15 दिन पहले आप देखिए राजस्थान में भी इलेक्शन हुआ और राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक ऐसी जगह लेके जाके आप जो है एमआईएम जो है अपना कैंडिडेट डाली जहां पर 3 लाख के वोटर्स है, वहां पर लेके जाके 3 लाख के वोटर्स के बीच में 50,000 मुसलमान हैं, 50,000 पे लेके जाके राजस्थान में जो है एमआईएम कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट डाल दी। तो हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था कि आप 50,000 पे आप लड़ा रहे हैं राजस्थान जाके बीजेपी को जिताने के लिए, और यहाँ गोशा महल दरअसल क्या है? गोशा महल ये वो हल्का है जहां पर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मरकज दारुसलाम जो है वो गोशा महल में आता है। गोशा महल क्या है? गोशा महल ये वो हल्का है जहां पर एमआईएम के 2 कॉरपोरेटर्स है। गोशा महल क्या है? गोशा महल ये वो हल्का है जहां पर सव्वों की तादाद में गोशा महल में जो है आपके इफ्तदाई के सुदूर मुहतमदीन, जिसको हम इंग्लिश में लोकल बॉडीज कहते हैं, इफ्तदाई के सुदूर मुहतमदीन वहां पर है। उसके बावजूद आप जाके वहां पे इलेक्शन नहीं लड़ाते, लेकिन आप कहां जाते हैं? गुजरात जाके आप लड़ाते हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़ाते हैं। 80,000 पे नहीं लड़ाते, गुजरात में जाके 20,000 पे लड़ा देते। आप 80,000 पे नहीं लड़ाते, बापू नगर में जाके आप 30,000 पे लड़ा देते। आप गुजरात में नहीं लड़ाते, आप उत्तर प्रदेश जाके वहां पर आप 50,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे लड़ा देते। तो ये हैदराबाद की आवाम बैठ के खामोशी से देख रही थी, और खामोश कमजोर आदमी क्या करता? इलेक्शन में अपने वोटों का इस्तेमाल करता और वोट का जवाब देता, वोट के जरिए बताता कि आपकी पॉलिसीज गलत थी, आपके फैसले गलत थे, आपके इरादे गलत थे, आपकी सोच गलत थी। और आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जो उनकी जो फॉर्मेशन ऑफ एमआईएम थी उससे भटक चुकी थी। इस वास्ते हैदराबाद की आवाम अपने मकानों से नहीं निकली और वोट नहीं डाली।